मैं भी तू भी यात्री, चलती रुकती रेल, अपने अपने गांव तक सबका सबसे मेल। निदा फ़ाज़ली की इन पंक्तियों में हमारा जो ट्रेन के प्रति नॉस्टैल्जिया है वो छुपा है। कितनी सारी ट्रेन यात्राएं हमारी साझा याददाश्त का हिस्सा हैं। पता है, मुझे पता चला कि भारत के अलग अलग कोनों में वो जो ट्रेन यात्राओं के दौरान लोग खाना पकाकर और बांध कर लेकर जाते हैं, वो रेसिपीज़ भी अलग अलग हैं। जैसे कहीं भरवा करेले, कहीं पराठा अचार या पराठा भुजिया। कई सारे ऐसे दिन थे जब हम ट्रेन में बैठकर सोचा करते थे कि हवाई जहाज़ में उड़ना कैसा होता होगा, कैसा लगता होगा हवाई जहाज़ में उड़कर। मैंने अपनी पहली विमान यात्रा जो थी मेरी, वो 2017 में हुई थी, दिल्ली से बनारस, और ऑफ कोर्स विंडो सीट। लेकिन सोचिए कि आज जब मैं दोनों चीज़ें अफोर्ड कर सकती हूँ, ट्रेन भी और प्लेन राइड भी, और कोई ऐसा रास्ता है जहाँ पर ये दोनों विकल्प मौजूद हैं, तो मैं किसे चुनूंगी, ट्रेन को या प्लेन को? आप किसे चुनेंगे? सोचिए कि आप जर्मनी के एक शहर में हैं और किसी ज़रूरी काम के सिलसिले में आपको जल्द से जल्द जर्मनी के किसी और शहर जाना है, मसलन बर्लिन या म्यूनिख या हैम्बर्ग। आपके पास दो विकल्प हैं, इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन या लुफ्तांजा फ्लाइट। इन दोनों में से आप किसे चुनेंगे? जब तक आप जवाब सोच रहे हैं, मैं आपको कुछ जानकारियां देती हूं ताकि आप दोनों विकल्पों को अच्छी तरह तौल सकें। नमस्ते, मेरा नाम है स्वाति और आपका स्वागत है हमारी इस ग्रीन ट्रैवल सीरीज़ में। DW ट्रैवल और DW हिंदी के इस साझा कोशिश में हम देखने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे यात्रा को ज़्यादा हरा भरा, ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाया जा सके। इस एपिसोड में, जो कि इस सीरीज़ का दूसरा एपिसोड है, हम देखेंगे, बात करेंगे रेलवे और हवाई यातायात की। और चूँकि मैं अभी जर्मनी में हूँ, तो मेरी कोशिश रहेगी कि ये देखना यहाँ पर यात्रा के इन दोनों साधनों को ज़्यादा इको फ्रेंडली बनाने के लिए पर्यावरण हितैषी उसको बनाया जा सके, पर्यावरण के मुताबिक बनाया जा सके। इस दिशा में क्या कुछ कोशिशें हो रही हैं और क्या उन उपायों को भारत के संदर्भ में इस्तेमाल किया जा सकता है, उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। हमारे लिए किसी भी परिवहन के साधन में तीन चीज़ें होनी चाहिए: तेज़ रफ्तार, आरामदेह और क्लीन, या कहिए कि ग्रीन। इस एपिसोड के लिए हमने चुना है फ्रैंकफर्ट को। हवाई यातायात और संपर्क के मामले में फ्रैंकफर्ट को देश की राजधानी माना जाता है। यहाँ से आपको जर्मनी के अलग अलग शहरों के लिए कनेक्टिंग फ़्लाइट्स, कनेक्टिंग ट्रेन्स लगातार मिलती रहेंगी। अगर आप बर्लिन आना चाहें तो शायद ही आपको कोई डायरेक्ट फ़्लाइट मिलेगी। हो सकता है कि आप फ्रैंकफर्ट आएँ और फिर यहाँ से आगे, चाहे आपको फ़्लाइट लेनी हो, चाहे ट्रेन लेनी हो, और आप आगे बढ़ जाएँ। जब मैं इंडिया से यहाँ आई थी तो भी मैं फ्रैंकफर्ट ही लैंड हुई थी और फिर मैंने यहाँ से कनेक्टिंग ट्रेन पकड़ी और बॉन पहुँची। ग्लोबल वार्मिंग के नुकसान के बारे में पता होने के बावजूद दुनिया में हवाई यात्रा का ग्राफ बढ़ता गया। 2019 में दुनिया में फ्लाइटों की संख्या करीब 450 करोड़ थी। कोरोना के कारण इसमें बड़ी गिरावट आई। अब अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के बाकी कई क्षेत्रों की तरह एविएशन सेक्टर भी रिकवरी की राह पर है। विशेषज्ञों को उम्मीद है कि 2040 तक हवाई यात्रा दोगुने स्तर तक पहुंच जाएगी। फ्रैंकफर्ट, जो कि जर्मनी का सबसे ज़्यादा व्यस्त एयरपोर्ट है, 2019 में यहाँ से तकरीबन 7 करोड़ यात्रियों का आना जाना हुआ। अब इस चीज़ को कंपेयर कीजिए दिल्ली के IGI एयरपोर्ट से, जो कि बस यात्रियों के आवाजाही के मामले में 2019 में 10-20 लाख ही पीछे रहा था। फ्रैंकफर्ट से आपको कम से कम दुनिया के 300 शहरों के लिए विमान मिल जाएंगे। यहाँ लगभग 100 एयरलाइंस सर्विस देती हैं। यहाँ से जर्मनी के दूसरे शहरों के लिए भी कई विमान उपलब्ध हैं, जैसे बर्लिन। वहाँ के लिए रोजाना लगभग 11 फ्लाइट्स हैं। कहने को तो फ्लाइट से आप 1 घंटे में बर्लिन पहुँच जाते हैं, लेकिन अगर एयरपोर्ट आने जाने और सिक्योरिटी चेकिंग में लगने वाला समय जोड़ लें तो ये अवधि और लंबी हो जाती है। प्लेन्स फास्ट होते हैं, ये सबको पता है, कोई सीक्रेट नहीं है। चलिए देखते हैं कि ये ग्रीन कितने होते हैं, कितने पर्यावरण के हितैषी होते हैं। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पर हर दिन
तकरीबन 1.5 करोड़ लीटर केरोसिन एयरक्राफ्ट्स में भरा जाता है। सोचिए, जब ये फ्यूल जलता है तो अपने साथ कितना सारा हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन करता है और भी बहुत सारी चीज़ों का उत्सर्जन होता है जो कि पर्यावरण के हितैषी तो कतई नहीं है। अच्छी बात यह है कि इस दिशा में कई कोशिशें हो रही हैं। ग्रीन हाउस उत्सर्जन को घटाने के प्रयासों में अभी काफी संभावना है। कई एयरपोर्ट्स अपने ढांचे को सस्टेनेबल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उप्स, प्लास्टिक। कई तरीके हैं जिनकी मदद से एयरपोर्ट्स अपनी ऊर्जा की बचत कर सकते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन घटा सकते हैं, जैसे नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करना या इसका उत्पादन करना, थर्मल इंसुलेशन और वेंटिलेशन को ऑप्टिमाइज करना, को जनरेशन यूनिट्स लगाना ताकि बिजली का उत्पादन और हीटिंग साथ साथ की जा सके, ऊर्जा की बचत करने वाला आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर और लाइटिंग सिस्टम लगाना। यात्रियों को इस बात के लिए भी प्रोत्साहित किया जाना चाहिए कि वे एयरपोर्ट से आने जाने के लिए कार की जगह सार्वजनिक यातायात का इस्तेमाल करें। भारत में दिल्ली एयरपोर्ट भी इसी तरह उत्सर्जन घटाने की कोशिश कर रहा है। वहां देश का पहला एलिवेटेड क्रॉस टैक्सीवे बनाया जा रहा है। यह ड्यूल कॉरिडोर रनवे और एयरपोर्ट टर्मिनलों के बीच तय की जाने वाली विमान की दूरी घटाएगा। इसके कारण सालाना लगभग 55,000 टन से ज्यादा CO2 उत्सर्जन घटेगा। दिल्ली एयरपोर्ट सार्वजनिक यातायात के साधनों से भी जुड़ा है। दिल्ली मेट्रो की 2 लाइंस टर्मिनल तक जाती हैं। इनके अलावा यहाँ से आपको शहर के अलग अलग हिस्सों के लिए जाने वाली बसें भी मिलती हैं। ये अच्छी बात है कि हम सस्टेनेबिलिटी की दिशा में और कोशिशें कर रहे हैं। हवाई अड्डों को ज़्यादा ग्रीन, ज़्यादा सस्टेनेबल बनाए जाने पर ध्यान दिया जा रहा है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। हवाई जहाज़ों को भी ज़्यादा सस्टेनेबल बनाना होगा। अगर आप प्रति यात्री किलोमीटर के लिहाज से देखें तो हवाई जहाज़ जो होते हैं वो किसी भी और यातायात के विकल्प की तुलना में ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं और कहीं ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन करते हैं। उत्सर्जन घटाने का एक तरीका है बेहतर इंजन बनाना। दूसरा तरीका है परंपरागत केरोसिन जेट फ्यूल की जगह सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल। ये ईंधन तेल, कोयला और प्राकृतिक गैस जैसे जीवाश्म आधारित संसाधनों के बिना बनाया जाता है। इनकी जगह खाद्य और प्लांट आधारित तेल, म्युनिसिपल कचरा और खेती से निकले अवशिष्ट पदार्थों का इस्तेमाल होता है। यही वजह है कि सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल पारंपरिक केरोसिन या एविएशन टरबाइन फ्यूल की तुलना में ज़्यादा साफ होता है। एक और तरीका है कार्बन ऑफसेट्स खरीदना। जो यात्री या एयरलाइंस कंपनियां अपने कार्बन उत्सर्जन को कंपनसेट करना चाहती हैं, उनके पास विकल्प होता है कि वो पर्यावरण परियोजनाओं में, इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स में पैसा दान दें, उनको पैसे की मदद करें और फिर उस दिशा में काम कर रही कोई कंपनी, कोई प्रोजेक्ट कहीं और किसी और जगह पर CO2 को कम करने, घटाने की दिशा में काम करती है। हालांकि इस तरीके की पर्याप्त आलोचना भी होती है। आलोचकों का कहना है कि ये तरीका कंपनसेट करने पर, मुआवजा देने पर ध्यान देता है, ना कि कार्बन उत्सर्जन को किस तरीके से घटाया जाए, कैसे इस दिशा में जागरूकता आए, इस विषय पर उसका ध्यान कम होता है। मसलन जर्मनी की लुफ्तांजा एयरलाइंस से बुकिंग करते हुए माई क्लाइमेट वेबसाइट का इस्तेमाल करके आप ये जान सकते हैं कि उस यात्रा के दौरान कितना CO2 उत्सर्जन होगा और इसके एवज में आप जलवायु सुरक्षा से जुड़ी परियोजनाओं को एक रकम दान कर सकते हैं। लुफ्तांजा कार्बन न्यूट्रल हवाई यात्रा के लिए और भी कई तरीके उपलब्ध करवा रही है। इनके तहत यात्री सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के इस्तेमाल का विकल्प भी चुन सकते हैं। जर्मनी में घरेलू यात्रा के लिए एक और बेहतर विकल्प है ट्रेन। ऐसा नहीं कि जर्मनी के सारे बड़े शहरों में एयरपोर्ट कनेक्टिविटी हो, नहीं है, लेकिन ट्रेन स्टेशन आपको हर जगह मिल जाएंगे और ट्रेन की कनेक्टिविटी बहुत बढ़िया है। ट्रेन, जैसा कि आप जानते हैं, पर्यावरण के लिए बेहतर है और मैं कहूँगी मुझ जैसे आलसी लोगों के ख्याल से ज़्यादा आरामदेह भी है।
मैं फ्रैंकफर्ट के मुख्य स्टेशन पर हूँ। यहाँ से लोकल ट्रेन लेकर फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुँचने में बस 15 मिनट लगते हैं। जर्मनी में आपको कनेक्टिविटी के लिए बहुत सारी फास्ट ट्रेन्स मिल जाएंगी, और अगर एयरपोर्ट आने जाने और पूरा सिक्योरिटी वगैरह का टाइम मिलाकर देखें और ट्रेन का टाइम देखें तो कमोबेश एक जैसा पड़ता है। जैसे मैं अभी फ्रैंकफर्ट में हूँ और यहाँ से जो फास्टेस्ट डायरेक्ट ट्रेन है वो मुझे बर्लिन 4 घंटे में पहुँचा देगी। जर्मनी की मुख्य रेल कंपनी डॉयचे बान कई एयरलाइंस के साथ मिलकर रेल एंड फ्लाई का भी एक विकल्प देती है। इसका इस्तेमाल करके आप डॉयचे बान के 5600 से ज़्यादा स्टेशनों में से कहीं से भी एयरपोर्ट आने जाने के लिए ट्रेन ले सकते हैं। डॉयचे बान खुद को सबसे फास्ट क्लाइमेट प्रोटेक्टर कहती है। उसने 2040 तक अपनी सारी ट्रेनों को रिन्यूएबल एनर्जी पर शिफ्ट करने और इसके बाद जल्द ही क्लाइमेट न्यूट्रल बनाने का लक्ष्य रखा है। भारत में दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है। उसने भी अपने 69,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क के करीब 80% हिस्से को इलेक्ट्रीफाई कर लिया है। इंडियन रेलवेज भी कार्बन न्यूट्रलिटी की दिशा में बढ़ रही है। एक बेहतर भविष्य की तैयारी के लिए भारतीय रेलवे कई सारे सकारात्मक बदलाव की तरफ बढ़ रहा है, जैसे कि 2023 तक पूरे नेटवर्क को इलेक्ट्रीफाई करने का टारगेट रखा गया है और 2030 तक अपने आप को कार्बन न्यूट्रल बनाने की तैयारी है। कई सारे सकारात्मक बदलाव हैं जो अभी से दिख रहे हैं, जैसे कि पारंपरिक लाइटिंग को छोड़कर ज़्यादा ऊर्जा बचाने वाली जो LED लाइटिंग है उसको लगाया गया है। तेज रफ्तार ट्रेनों के रूट पर 500 किलोमीटर तक की यात्राओं के लिए रेलवे सबसे अच्छा विकल्प मानी जाती है। इन रूट्स पर अगर आप एयरपोर्ट आने जाने और वहां लगने वाले अतिरिक्त समय को जोड़ दें तो वे कमोबेश ट्रेन जितना ही वक्त लेती हैं, और इस बात में तो कोई शक ही नहीं कि रेलगाड़ी ज्यादा ग्रीन होती हैं। ज़रूरत है भारत में और ज़्यादा हाई स्पीड कॉरिडोर्स बनाने की, जैसे कि मुंबई अहमदाबाद कॉरिडोर और दिल्ली मेरठ RRTS। इस एपिसोड के लिए इतना ही। हमें देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो DW ट्रैवल और DW हिंदी को फॉलो कीजिए। मिलेंगे एक दूसरे से दोबारा अगले एपिसोड में। बाय बाय और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए।